अच्छा, अरे क्वेश्चन पेपर लाओ वहां से 7 और 8 के, दो इनको फटाफट लाओ फटाफट। ठीक है। टेस्ट 7, क्वेश्चन नंबर 1। कल हमने कौन सा क्या वाटर रिसोर्स कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें शेल ऑयल। और अच्छी बात यह है कि लगभग सभी के क्वेश्चन मैंने इसमें एक एक कर रखा है कवर आपका ना। और एक दो क्वेश्चन फिर रिपीट भी हो गए हैं। तो पीवाईक्यू का अगेन बेनिफिट तो है, थीम रिपीट हो रही है या वो क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहे हैं और उनके कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो शेल ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। तो मिनरल ऑयल की एक थीम कवर हो जाएगी आपकी। फिर जितने भी ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाओगे। स्टार्ट कर लो। 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स। इस बार जो मेंस दे रहे हैं, टाइम कम है, प्रैक्टिस करो, ये लो हैंगिंग फ्रूट है पीवाईक्यू। और दूसरा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कंपैरेटिवली जो एक्सपर्ट है या जो रिपीटर मेंस लिख रहे थे, इस बार थोड़े कम सिलेक्शन हुए उनके। फर्स्ट टाइमर काफी मिलेंगे इस बार। तो काफी अच्छा चांस है जिनको मेंस लिखने का मौका मिला इस बार पेपर निकालने का। फर्स्ट क्वेश्चन करो स्टार्ट।
चलो और देखो भाई, मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट हो सकता है, तो आपने ऑब्वियसली डायमेंशन जनरेट करी दी होंगी सारी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन, विमन, सारे। अब उसके अंदर लिखना क्या क्या था? तो जियो पॉलिटिकल पहली एक डायमेंशन आएगी। तो उसमें कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जहाँ पे जो एनर्जी रिच होगी। पहले तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो बता दो कितना कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है। जो एक मैप में मैं दिखा दूंगा भाई, कि यहाँ पे भाई आपके मिडिल ईस्ट में ज्यादा है ना। कुछ एरिया में आप कॉन्सेंट्रेशन दिखा दोगे यहाँ पे ज्यादा है। फिर उसके इम्प्लीकेशंस बताओ कि मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। जियो पॉलिटिकल में एनर्जी रिच कंट्रीज क्या है, उनका डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट होता है जियो पॉलिटिक्स में। तो बस कीवर्ड्स लिखने हैं आपको, ठीक है। ये डिसप्रपोर्शनेट उनका रहेगा, इफेक्ट रहेगा। ये डिसप्रपोर्शनेटली इन्फ्लुएंस द ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब जो एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज है, उनको उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दे आर स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट ऑन द ऑयल रिच कंट्रीज, तो ये स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट है और इनका डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट है ग्लोबल पॉलिसीज पे। ये इफेक्ट हो गया। इकोनॉमी में भी इसको दो तीन में डिवाइड कर लोगे आप, इकोनॉमी में भी, ठीक है। पहला तो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट, कि जो ऑयल डेफिसिट कंट्रीज है उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ट्रेड डेफिसिट एक पॉइंट आना था। दूसरा आप कर दो प्राइस कंट्रोल, जिनके पास ऑयल रिच कंट्री है वो प्राइस कंट्रोल पूरा रखती है अपने हिसाब से, एक प्राइस कंट्रोल का पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर ये देखो थर्ड डायमेंशन आएगी एनर्जी ट्रांजिशन। तो ऑब्वियसली भले ही हम पेरिस समिट के अंदर या किसी के अंदर क्लीन एनर्जी की बात करें, पर जो ऑयल रिच कंट्रीज है व्हाट दे डू, दे रेसिस्ट दिस एनर्जी ट्रांजिशन, तो वो रेसिस्ट करती हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्या है, तो क्या है, ऑलरेडी रिजर्व है। तो दे रेसिस्ट द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। फिर अगली डायमेंशन ले लो पोल्यूशन की। देखो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये हम आगे और भी क्वेश्चन आएगा, सब में यही चल जाएंगे। कभी ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो जियो पॉलिटिकल ये एंगल होएगा, इकोनॉमिक का ये एंगल होएगा, एनर्जी ट्रांजिशन का ये एंगल होएगा, ठीक है। एनवायरमेंट में क्या क्या एंगल, एक तो पोल्यूशन का ही है, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा ऑयल है वहां पे पोल्यूशन का, रिफाइनरी में, एक्सप्लोरेशन में, यूसेज में, सब में पोल्यूशन का डाल दो। फिर वहां पे ऑयल स्पिल का भी है। ऑयल स्पिल में कोई रिसेंट एग्जाम्पल है तो वो ठीक है, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रिवर नाइजर। तो रिवर नाइजर की में क्या होता, उसके डेल्टा में काफी पोल्यूशन हो गया था, क्योंकि जो नाइजीरिया है वो क्या ऑयल रिच कंट्री है। तो वहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन में, रिफाइनिंग में, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो रिवर नाइजर मैंने दे रखा एग्जांपल, तो रिवर नाइजर के डेल्टा पे काफी पोल्यूशन हुआ था, तो ऑयल स्पिल हुआ था यहाँ पे, तो ये एग्जांपल हो गया ऑयल स्पिल का। फिर इसके बाद एनवायरमेंट का एक इम्पैक्ट डाल देना, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो तीन एंगल एनवायरमेंट के हो गए। तो पहले आप ब्रॉड लिख रहे हो पांच, उनके अंदर दो दो तीन तीन सब हेडिंग बना रहे हो, तो कितने पॉइंट हो गए, 10-12 पॉइंट हो जाएंगे आपके, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। और लास्ट फिर आप लिखोगे सोशो कल्चर। यहाँ पे आप बताओगे रिसोर्स कर्स वाला एंगल, कि रिसोर्स जहाँ पे नाइजीरिया कंट्री होगी या और जो कंट्रीज होगी जहाँ पे ऑलरेडी रिसोर्स है, पर उसमें क्या हो रहा है, वो लोग ही पुअर हैं, बाहर वाले कमा रहे हैं। अन कौन कर रहा है, अलीट्स। तो ये सोशो एंगल आ गया, सोशो कल्चरल एंगल। दूसरा यहाँ पे कंडीशन डाल दो माइग्रेशन की, कि जो जहाँ पे रिफाइनरीज, जहाँ पे ऑयल से वहां पे माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, उनके इश्यूज डालो, उनके ह्यूमन राइट वायलेशन। इंडिया से भी काफी वर्कर कहाँ जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में, वो दिखा दो आप, और उनका क्या ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, वो सब चीजें। तो ऐसे मल्टी डायमेंशन एंगल डाला, लास्ट आपने ह्यूमन एंगल डाल दिया, उसके अंदर 2 पॉइंट डाल दिए। ये इतने डायमेंशन डालनी थी, कम से कम 10-12 हो गए। अब क्योंकि क्वेश्चन प्रॉब्लम का है, तो लास्ट में तुम बताओगे कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये कर लिया नोट? ठीक है। स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट, ये कभी भी अगर ऑयल का क्वेश्चन आएगा तो यही स्ट्रेटेजी चलेंगी। तो पहला क्या करोगे आप मिटिगेशन की स्ट्रेटेजी में, डाइवर्सिफिकेशन, ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज। और दूसरा काम क्या करना है आपको, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज। अगर सारी कंट्री पूरी इकोनॉमी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे सऊदी अरेबिया कर रही है, सऊदी अरेबिया का प्लान है, वो डाइवर्सिफाई कर रही है अपनी इकोनॉमी को, तो ये भी आपको करना है, ठीक है। थर्ड आपको क्या करना है, ग्लोबल कोऑपरेशन, ताकि प्राइस राइज और जो भी सारे डिटरमाइन हो, तो एक ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन हो, ठीक है। फोर्थ आपको एनवायरमेंट रेगुलेशन, क्योंकि एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा था, तो एनवायरमेंट रेगुलेशन करना है। फिफ्थ आपको R&D, ये तो बेसिक बातें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे हम, हाइड्रोजन या बाकी चीजें हो, ठीक है, इन्वेस्ट करना है R&D में। और यहाँ पे आप ये वाला भी कर सकते हो पॉइंट, CCUS, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज था ना, तो कैसे भी करके पोल्यूशन को हमें कम करना है, तो R&D के अंदर CCUS और बाकी फ्यूल की नई नई टेक्नोलॉजी।
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी में सारे डाल देना, थोरियम, यूरेनियम, जो भी डालना है इसमें, ठीक है, रिन्यूएबल्स। और लास्ट में आपका वर्कर्स के राइट, जो माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं ऑयल के लिए, उनके राइट्स, ये सब इंप्रूव करना है। तो ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये आपको इंप्रूवमेंट बतानी है, और ये आपको मल्टी डायमेंशनल इसके इम्पैक्ट बताना है। खत्म। एक क्वेश्चन और आएगा लास्ट में, वो आप घर से कर लेना, उसमें भी आपके ये पॉइंट यूज हो जाएंगे, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2। It is said that India has substantial reserve of shale oil and gas, which can feed the needs of country for quarter century. However, tapping of these resources does not appear to be of high on agenda. Discuss critically the availability and issues involved. 200 वर्ड्स, 10 मार्क्स। ये 2013 में ऐसे आता था, ठीक है, 200 वर्ड्स का, 7 मिनट ही है।
ओवर। ये देखो चैलेंजेस में आए है ना कभी भी, तो मिनरल से रिलेटेड या ऑयल से रिलेटेड तो आप लिख सकते हो पहला, कुछ तो जियोलॉजिकल चैलेंज बताओ, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर है। भाई रॉक सिस्टम कैसा है उसका, कैसे वो उसकी जियोलॉजी है। तो आप बताओगे इंडिया में जो मिलता है दैट फॉर्मेशन आर डीपर, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी हाई चाहिए, है ना, कॉस्ट भी हाई चाहिए। तो पहले बताओ फॉर्मेशन डीपर है, और यहाँ पे जो हमारे पास शेल मिलता है उसकी क्ले कंटेंट ज्यादा है उसके अंदर। तो ये आपने क्या बताया, उसकी प्रॉपर्टीज बताई, ज्योग्राफिकल टर्म यूज की। ठीक है। फिर आप बताओ कि टेक्नोलॉजी इसमें रिक्वायर्ड है फ्रैकिंग, उसकी क्या है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, फिर पैसा उसमें ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है। थर्ड बताओ आप एनवायरमेंट और वाटर, आपको पता ही है जो आप नॉर्मल करते हो उसमें एग्जांपल दे रखा है, कम से कम उससे 5 से 10 टाइम्स ज्यादा चाहिए। एक तो आप ऑयल रिफाइनरी करो उसके लिए हो, और मिनरल ऑयल से अगर कंपेयर करोगे आप शेल ऑयल में, तो 5 से 10 टाइम्स ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए। ऑलरेडी हम वाटर स्टार्विंग है, वाटर स्ट्रेस है यहाँ पे, तो वाटर की एक दिक्कत है। और दूसरा, फिर जो पानी आपका जाएगा वो क्या करेगा, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, सरफेस वाटर पॉल्यूशन। फिर जो लोकल कम्युनिटी है उनका रेसिस्टेंस भी आता है, क्योंकि पॉल्यूशन होता है सारा। तो लोकल कम्युनिटी का रेसिस्टेंस इसमें डालोगे आप। फिर कई बार यहाँ से क्या होता है, सिस्मिक एक्टिविटी हो जाती है, माइक्रो अर्थक्वेक जनरेट हो जाते हैं, तो एक सिस्मिक एक्टिविटी वाला डालना था। ये इश्यूज है इसके एक्सप्लोरेशन और अवेलेबिलिटी में। पहले तो स्टार्टिंग में अवेलेबिलिटी बताओगे, मैंने दे रखा है मॉडल आंसर में, जैसे कि कहाँ कहाँ मिलता है, कितना क्या है, और पूरा बेसिन, वो आपका प्री की नॉलेज हेल्प करेगी आपको इसमें। हमने पूरा किया था, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, केजी बेसिन, कैम्बे बेसिन, वो सारा प्री वाला बताना है कि शेल गैस मिलता कहाँ पे है। अब उसकी हम क्रिटिकली उसको एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, किस चीज में वो। फिर फोर्थ पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करोगे आप, रिफाइनरीज और दूसरा पाइपलाइन। तो पाइपलाइन नेटवर्क ही सफिशियंट नहीं है, वो दिक्कत है पाइपलाइन नेटवर्क वाली। लास्ट में इकोनॉमी में, इकोनॉमी में क्या बताओगे, ऑलरेडी हमारे पास चीपर अल्टरनेटिव अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, कोल एंड कंपटीशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, तो फिर शेल गैस पे क्यों जाए। एंड लास्ट आपका लिमिटेड एक्सप्लोरेशन, तो लिमिटेड एक्सप्लोरेशन में अभी तक क्या है, 50 ओएनजीसी ने और 6 ओआईएल ने, इतने ही जो ब्लॉक है हमने फेज वन के अंदर एक्सप्लोर किया है। तो एक्सप्लोरेशन ही बहुत लिमिटेड है, ज्यादा हमने प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी इसमें एनकरेज नहीं किया। तो ये सब इसमें चैलेंजेस है। अब इन्हीं को ठीक कर दो, एनवायरमेंट में रेगुलेशन कर दो, टेक्नोलॉजी नहीं ले आओ, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करा दो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पाइपलाइन ले आओ, वो उसका वे फॉरवर्ड हो जाएगा। आ रहे समझ में, पॉइंट से बनाने दे, जियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट, वाटर, फिर वहां पे माइक्रो भी कर देना, सिस्मिक एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स और लिमिटेड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, यहाँ पे कहना केवल पब्लिक सेक्टर कुछ थोड़ा बहुत ब्लॉक्स इन्वॉल्व है फर्स्ट फेज, बाकी प्राइवेट सेक्टर का लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट। ये जनरल पॉइंट्स भी हैं, आप कहीं भी लिख सकते हो इनको, कोई भी आपसे पूछ लेगा चैलेंज एनर्जी सेक्टर में। तो आज जो थीम कवर करवा रहा हूँ मैं, एनर्जी रिसोर्स की करवा रहा हूँ। कुछ पहले हो गए थे, कुछ पॉइंट्स यहाँ कवर हो गए, तो एनर्जी वाला सारा पार्ट हो जाएगा आपका कवर आज। अब ये भी आप देख रहे हो पेपर 3 में एनर्जी कैसे लिखना है, पेपर 1 में कैसे लिखना है, तो यहाँ पेपर 1 वाले पॉइंट ज्यादा लिखवा रहा हूँ थोड़े मैं, तो ये भी समझो थोड़ा। चलो थर्ड क्वेश्चन। विद द ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स द एटॉमिक एनर्जी, अब थर्ड टॉपिक क्या कवर हो गया, एटॉमिक एनर्जी। पहला टॉपिक कवर हुआ मिनरल ऑयल, सेकंड हुआ शेल, अब थर्ड हो रहा है एटॉमिक एनर्जी, तो टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी इज गेनिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस इन इंडिया, डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, दोनों का बताना है। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स, स्टार्ट। जो प्री में आपने पढ़ा था मैप के थ्रू, वो सारे लिख दो, इंडिया के और वर्ल्ड के रिसोर्स कहाँ कहाँ पे आपको यूरेनियम रिसोर्स। बाकी मॉडल आंसर मैं दे दूंगा, उसको पढ़ लेना, 2 बार आ चुका है यूरेनियम का क्वेश्चन। ठीक है, और केवल यूरेनियम नहीं है, ध्यान हो एटॉमिक एनर्जी है, तो सारे डायमेंशन कवर करनी है।
रिलेटिवली फैक्चुअल क्वेश्चन है, चीजें याद होंगी। तो उसमें मेन मेन बातें लिख लो, कहाँ रिकॉल करो, कोशिश करो, मैप बनाओ।
और ये फैक्चुअल था क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखो कैसे कैसे आपको साइट्स पता होनी चाहिए बस। नहीं आते हैं तो एक बार मॉडल आंसर देख लेंगे इसको, साइट्स को। ये जो मैं बता रहा था अवेलेबिलिटी का, आप बता सकते हो गंगा बेसिन शेल गैस में, है ना, फिर ब्रह्मपुत्रा बेसिन, फिर इधर दामोदर वैली गोंडवाना बेसिन, फिर इधर कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, ये शेल गैस की अवेलेबिलिटी के मैप एक बन जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन ये वाला जो था एटॉमिक एनर्जी का, तो आप बताओगे प्राइमरीली जो एटॉमिक एनर्जी में आपके यूरेनियम और थोरियम को देखेंगे हम। तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों का पूछा, 10 मार्कर था, है ना। तो यूरेनियम रिजर्व इन इंडिया, मोडेस्ट रिजर्व है किन किन जगह पे, स्टेट वाइज बताओ। जादूगुड़ा आपका झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, और बाकी साइडों में, सेट मेघालय। उसको एक मैप के थ्रू दिखा दो फिर आप, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने पूरा मैप दे दिया कहाँ कहाँ पे पूरे इंडिया में अवेलेबल है विद साइट्स, तो ये आप रेप्लिकेट कर सकते हो अपना आंसर। इसी के साथ साथ जैसे आपका ये हो गया इंडिया का, फिर आप बताओ यूरेनियम ग्लोबली, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा। फिर आ जाओ थोरियम पे, फिर इंडिया का थोरियम कहाँ पे, कोस्टल स्टेट्स में दिखा दो, यहाँ पे लिख दो। फिर थोरियम ग्लोबली, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, अदर कंट्रीज। तो बेसिकली फैक्चुअल डेटा था, आपको पता होता, इसी ऑर्डर में आप लिख देते, इसको नहीं है तो आप मॉडल आंसर से कर लो। अगली बार एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पे या फिर एटॉमिक एनर्जी पे, यूरेनियम पे, थोरियम पे क्वेश्चन आए तो यही कंटेंट आपका चल जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, what are the economic significance of discovery of oil in Arctic Sea and its possible environmental consequences? आर्कटिक सी के ऊपर जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, ऑयल डिस्कवरी उससे रिलेटेड है। 200 वर्ड्स, 12.5 मार्क्स, 9 मिनट्स। स्टार्ट। अब जो भी आर्कटिक सी से प्रॉब्लम है, जो भी वहां पे दिक्कतें हैं, जो भी कीवर्ड्स है वो इसमें खत्म करेंगे हम, और इसके मॉडल आंसर से वो कवर हो जाएगा हमारे आर्कटिक सी वाला जो भी पॉइंट है। क्योंकि ये भी एक टॉपिक है आर्कटिक सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या, उससे क्वेश्चन आता है कभी कभी। मतलब 2-3 बार आ चुके हैं आर्कटिक सी से। तो ये वाली थीम कवर करनी है शाम तक।
चलो। और देखो, जो क्वेश्चन है मैंने वही बोला था, क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन बनाना है उससे रेलिवेंट। ऐसे तो आर्कटिक में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी है बट एनवायरमेंट के कॉन्सिक्वेंस भी होंगे आर्कटिक रीजन में। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम अपना बनाएंगे इंट्रोडक्शन। जो आपको लिखना लिख लो, पर ये वर्ड जरूर आना चाहिए था, इट थ्रोज, ऑयल तो आ गया हमारे पास, बट इट थ्रोज अ डायलेमा। डायलेमा आ रहा है किसमें, बिटवीन रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम उसको एक्सप्लोर करें या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान रखें। तो ये कीवर्ड पकड़ लिया, अगर आप इंट्रोडक्शन में ऐसा देते हो तो आप सीधा हिट करते हो, आप समझ गया एग्जामिनर की आपको बात पता चल गई है। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स के, भाई क्या फायदे होंगे, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट क्या होगा उसका। तो सबसे पहले आप बताओगे, वास्ट ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व है, कि वर्ल्ड के 13% ऑयल और 30% नेचुरल गैस के रिजर्व मिले हैं, तो ये डेटा हो गया आपका पहला। तो वास्ट रिजर्व हो गया। दूसरा, एनर्जी सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, जैसे इंडिया कंट्री है, मोस्टली मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है, तो इंडिया लाइक कंट्रीज को दे विल गेट अ डाइवर्सिफाइड सोर्स, तो एक उनको डाइवर्सिफाइड सोर्स मिला है। ठीक है, फिर एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी कंट्री हो गई या और जो आपकी और बाकी कंट्रीज है, या फिर आपकी जो आर्कटिक नेशंस है, उनको भी एनर्जी सिक्योरिटी है ना। और प्राइस स्टेबलाइजेशन, तो मोनोपोली कहीं ना कहीं कम होगी, पहले ओपेक ही कर रहा था पूरा। ठीक है, तो प्राइस प्राइस स्टेबिलिटी ऑयल और नेचुरल गैस की, और एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करेगा कि वहां से नहीं मिल रहा ऑयल तो यहाँ से ले लेंगे हम। थर्ड, न्यू ट्रेड रूट्स, अब जो नदन सी रूट स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है ना, तो ये और रूट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा फिर ऑयल, एक इंडिया भी चेन्नई कॉरिडोर कर रहा है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर, उसको फिर नदन सी रूट से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसे नए रूट भी डेवलप होंगे उसके कारण, बिकॉज ऑयल एक्सप्लोर हो गया तो उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो आप बताओगे ऐसे नए नए आपके सी रूट्स डेवलप होंगे, जैसे नदन सी रूट, एनएसआर के बारे में बात करो। फिर लास्ट में आप बताओगे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में, जो आपके आर्कटिक नेशंस हैं उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, वो वहां पे इंफ्रा करेंगे, उनके लिए जॉब जनरेट होगी, उनको रेवेन्यू जनरेट होगा, उनको एनर्जी सोर्स मिलेगा। तो आर्कटिक नेशंस का एक एग्जांपल दोगे, तो ये सारे तो फायदे होंगे। वर्ल्ड को क्या फायदा है, इंडिया को क्या फायदा है, और आर्कटिक नेशन को क्या फायदा है, वो सारे आपने बता दिए। ठीक है, कितना इसका पोटेंशियल है। पर इसके कुछ एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंस भी होंगे। ठीक है ना, इकोसिस्टम डिसरप्शन, इसमें सारा वही लिख देना जो मैंने पहले बताया था, प्लांक्टन स्लांक्टन फूड चेन सील्स पोलर बियर, पहले वाला वो कॉमन चल जाएगा, क्योंकि सी है, सी वाला सारा लिख दो और वाटर वाला सारा लिख दो, तो वो चीज वहां से कनेक्ट हो जाएगी, इकोसिस्टम वाला पार्ट। फिर ऑयल स्पिल रिस्क भी है, जो एक्सप्लोरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर एग्जाम्पल दे दें, जैसे अलास्का में हुआ था, अलास्का का एग्जाम्पल दे दिया। फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, अगेन मेल्ट होएगी एल्बिडो, वो सारे एंगल आएंगे, फिर एल्बिडो रिड्यूस, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, वो सारे एंगल आएंगे। इसमें वर्ड यूज कर लेना आर्कटिक एम्पलीफिकेशन, तो ये कीवर्ड आ गया। ठीक है ना, जब आर्कटिक की बात है तो आना चाहिए वर्ड आर्कटिक एम्पलीफिकेशन, तो कि यहाँ पे ज्यादा आइस मेल्ट हो रही है कंपेरेटिवली, आर्कटिक एम्पलीफिकेशन वर्ड यूज कर लो। क्योंकि लिखेंगे सभी क्लाइमेट चेंज, जो आर्कटिक एम्पलीफिकेशन लिखेगा उसको मार्क्स ज्यादा मिलेगा ना। लिखा है तुमने, सी लेवल राइज, फिर अगेन मेल्ट हुआ है पानी, सारे दिखा दो वर्ल्ड में, क्योंकि हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों का इंपैक्ट मैं करा चुका हूँ, सोचो वो यहाँ पे काम आएगा तुम्हारे एनवायरमेंट में। तो ऐसे थीम काम आ रही है, एक जगह दूसरी जगह प्रोवाइडेड, घर जाके तुम उसको पढ़ लो, चार बातें उसकी लिख लो। पहली बात तो मॉडर्न आर्ट से सिंप्लीफाई है, वो भी नहीं हो रहा तो ऐसे पॉइंट बना लो, ये मैंने एक बना के दिखाया तुम्हें कि ऐसा तुम्हारा होना चाहिए रेडी। इस तरीके से करोगे तो फिर थीम कवर है पूरी। और लास्ट में इंडिजीनियस कम्युनिटी में हमेशा कहता हूँ मेरेंगल डालो, तो वहां की जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, सुमी पीपल है, समी पीपल है, ठीक है, उनको ये बात मैंने पहले डिस्कस की थी, दे गोड विल हैव उनको फिशिंग में दिक्कत होगी, उनको हंटिंग में दिक्कत होगी, और क्या दिक्कत होगी उनको, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बताया था मैंने। एक ओपन घूमते थे पहले, जैसे अब कहीं ना कहीं उनकी रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगी, तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, वो डालना था यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन से लिंक करके ही मैं बता रहा हूँ कि कैसे तुम उसका आंसर लिख सकते, ये इकोसिस्टम तो पूरा कवर कर सकते थे। कोई बात नहीं, जब अब एग्जाम्पल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो इंडिजिनियस पीपल को इम्पैक्ट को लिख सकते हो, कि उनके लिमिटेड फूड चॉइसेस हो जाएंगी, है ना, हंटिंग फिशिंग पे फर्क पड़ेगा फूड, और दूसरा उनके फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, बस खत्म। लास्ट में आप बताओगे फिर कैसे हम एक बैलेंस अचीव कर सकते हैं, जब भी डिलेमा आएगा, इंट्रो में डिलेमा दे दिया आपने, पर वे फॉरवर्ड में सॉल्व भी तो करोगे डिलेमा को, तो फिर लास्ट में एक बैलेंस अप्रोच बताओ, कि कैसे आप सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन करना है, कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है, कैसे वो नदन सी रूट को यूटिलाइज करना है, ताकि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आए, कम से कम आपका पॉल्यूशन हो। ठीक है,
और मॉनिटरिंग और प्रॉपर एनवायरनमेंट की, जहाँ पे भी डिग्रेडेशन के चांस है वहां पे हम रोकें, है ना, बेटर टेक्नोलॉजी लेके आए। तो एक बैलेंस आंसर वे फॉरवर्ड में देना है, क्योंकि डिलेमा है, डिलेमा को छोड़ना नहीं है, लास्ट में रिजोल्व भी करवाना है इस डिलेमा को, तब जाके वो आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ और सिक्स आप घर से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगेन वापस आर्कटिक पे है, और ये वापस आर्कटिक का आ गया। और सिक्स वाला ऑयल रिफाइनरीज पे मिनरल ऑयल का हम कर चुके थे, ये वो थीम वहां पे रिपीट हो जाएंगी, वहां थोड़ा देख लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ टेस्ट नंबर 8 पे अब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं भेज चुका हूँ दोनों, 7 और 8। लो, है तेरे पास? चलो 8 करते हैं स्टार्ट। 8 आएगा लैंड रिसोर्स का, ठीक है ना, फॉरेस्ट रिसोर्स, डेजर्ट, डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, सॉइल, माइनिंग और लैंड रिसोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स, दोनों कवर हो रहे हैं इसमें। द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन मिजरीज, एक्सप्लेन। 12.5 मार्क्स, 200 वर्ड्स, 9 मिनट्स। देखो अभी आपके सामने सामने ही 6-7 क्लास में ही चीजें रिपीट हो रही हैं, तो जब आप सारे कर लोगे तो आप पक्का रिपीट होंगी चीजें, बस आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए वो। आप खुद अपनी प्रोग्रेस देखो, 7 दिन में इतनी प्रोग्रेस है, जब तुम 50 दिन का क्रॉस कर लोगे तो एक अलग ही लेवल पे होगे, थिंकिंग में भी, राइटिंग में भी, प्रेजेंटेशन में भी, अप्रोच में भी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, सब में ही। 50th बाद, 50 के बाद।
दोनों का लैंड रिसोर्स का भी था और ऐसे ही वाटर रिसोर्स का। तो अभी पहले थोड़ा दोनों के बारे में बता दो land और कैसे डिफरेंट जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनसे सर माइक। मिजरीज को कम करना माइक सर माइक। है। सर माइक यूज कर लीजिए प्लीज। तो लैंड और ह्यूमन रिसोर्स को पहले बताएंगे, लैंड और वाटर रिसोर्स को बता देंगे कैसे वो ह्यूमन रिसोर्स जो लाइवलीहुड है, ह्यूमन मिजरीज को कैसे कम कर सकता है स्टार्टिंग में। तो इसमें मान लो जैसे पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी हो गया, वाटर स्कार्सिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट वेरिएशन, जो बेसिक चीजें हैं जिनसे ह्यूमन मिजरीज आ रही हैं, है ना, उनके एक इंट्रोडक्शन में ब्रीफ दे देंगे हम। फिर देखेंगे लैंड से कैसे, कि लैंड रिसोर्स में हम क्या क्या मैनेज करें, 1 2 3 4 5 वो करो। ऐसे वाटर रिसोर्स में क्या करना है, 1 2 3 4 5 वो बताना है। अब उसमें स्ट्रक्चर ये रहेगा आपका कि जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप एक देते हो ऑप्शन, उसमें आप कौन कौन से मेथड करोगे वो बता दो, उससे क्या इंपैक्ट होएगा, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी और ह्यूमन मिजरी कौन सी वाली कम होगी इसमें, एड्रेसिंग द हंगर एंड पॉवर्टी। तो ये 3 4 तरीके से करना है। फिर आप बता दो जैसे इंडिया में सेल्फ हेल्प सॉइल हेल्थ कार्ड हमने किया, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, उससे हमने आइडेंटिफाई किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, फार्मर की इनकम हुई, पॉवर्टी कम हुई, तो एक एक्सप्लेनेशन दे दिया एग्जाम्पल। ऐसे ही आप करो डेजर्टिफिकेशन का, कि डेजर्टिफिकेशन ये सब क्या कर रहे हैं, लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट बता रहे हैं। तो डेजर्टिफिकेशन को अगर रोकते हैं तो उसके कौन कौन से मेथड, एफोरेस्टेशन, ये सब जो भी आपको मेथड बताने हैं वो बताओ। फिर उससे बताओ क्या इंपैक्ट होगा, जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन होती थी वो भी कम होगी। अगर आप कैसे भी करके माइग्रेशन को रोक रहे हो तो कहीं ना कहीं ह्यूमन मिजरीज भी कम हो रही है ना। तो वो सारे डायमेंशन डालनी है जिससे ह्यूमन मिजरी कम होगी। कैसे, थ्रू द लैंड रिसोर्स। तो लैंड रिसोर्स को मैनेज करो, उसके मेथड बताओ और क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बता दो, और दूसरा उसके आगे क्या, उसकी कौन सी ह्यूमन की मिजरी कम होगी। सेम विद द अर्बन लैंड यूज, तो वहां पे आप ऐसा लैंड यूज करोगे, इनकम जनरेट हो, ऐसा हो कि अर्बन पॉवर्टी कम हो जाए। ऐसे करना है अपने को सेम वाटर के लिए, ठीक है। तो वाटर में वाटर कंजर्वेशन जो भी करेंगे उसमें सारा डाल दो, ड्रिप इरिगेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब करके, ठीक है। फिर उससे कितने लोगों को पानी मिल जाएगा, पानी का सारा डाल देना, फिर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, वो सारी बातें आपको, ठीक है, ये दोनों बातें कम से कम करके हम फिर हम बता देंगे उससे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो जाएगा, फिर उससे क्या फायदे होंगे वो सारे बता देंगे, कैसे ह्यूमन मिजरी कम हो जाएगी। सेम फिर आप करना, पहले तो कंजर्वेशन का बता देना, वाटर कंजर्वेशन, फिर वाटर का पॉल्यूशन भी बता देना, क्योंकि हमें सारे वही बताने ना, वाटर रिसोर्स को कैसे कंजर्व करके सस्टेनेबल करके यूटिलाइज करके बताने। पहले लैंड के सारे बताए, अब वाटर के जो सारे थे वो बता दो, ठीक है। फिर इक्विटेबल असेस के लिए चाहे पॉलिसी लेवल पे हो, जो हमने कल प्रॉब्लम की थी जेंडर, वो सारी बातें ना, तो वो सारे उनको कैसे तुम एक्सेसिबल बना सकते हो प्रॉपर यूटिलाइजेशन से, बस वही उसी को थोड़ा लिंक करके यहाँ पे डालना था। कंटेंट वही कल वाला काम आ जाएगा, रीफ्रेम कर दो उसको कि कैसे उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करके आप, या उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट करके आप कैसे ह्यूमन मिजरीज को कम कर सकते हो। तो यहाँ पे तो वही करना था, असेस करवाना था पानी को और अवेलेबल करवाना था। अवेलेबल की हार्वेस्टिंग हो गया, असेस के लिए बाकी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें। अर्बन एरिया का डाल देना, पॉलिसी जैसी बनाओ, है ना, इस तरीके से। बस क्वेश्चन को समझ लो, डिमांड उसकी क्या है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की डिमांड समझोगे फिर आंसर हो जाएगा उससे। और उसी को ब्रेक कर लो, मैंने ब्रेक ही किया था, लैंड रिसोर्स कैसे मैनेज होगा, क्या उनके मेथड है, क्या फायदे होंगे। वाटर रिसोर्स क्या कैसे मैनेज होगा, क्या उनके मेथड है, क्या उनके फायदे होंगे, जो ह्यूमन, ऐसे फायदे जो ह्यूमन मिजरी को कम करेंगे। अलग अलग मिजरी कम करा लो उसको बस। नेक्स्ट इज हाउ डज इंडिया सी इट्स प्लेस सर इन द इकोनॉमिक स्पेस ऑफ राइजिंग नेचुरल रिसोर्स रिच अफ्रीका। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स।
और चलो, देखो भाई अफ्रीका के इकोनॉमिक स्पेस में है ना इंडिया। पहले तो आप अफ्रीका के बारे में बताओगे, एक मैप बना देना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है अफ्रीका में, वो मैंने दे रखा है उसके हिसाब से, है ना। 30% ग्लोबल मिनरल रिसोर्सेज है, रिजर्व है। ऑयल 12% है, 8% नेचुरल गैस है। फिर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बताओ इंडिया की। अलग अलग जो भी रिसोर्सेज जहाँ मिलते हैं, जो हमने प्री में पढ़ा था, है ना। कॉन्गो में क्या है, वहाँ पे क्या, वो सारे लिख दो कि यहाँ यहाँ से हमें मिल जाएगा। अभी नाइजीरिया का हमने पढ़ा था ऑयल, तो वही लिख दो, या कोई मैप बना दो, वहां से दिखा दो इंडिया में क्या क्या आ सकता है, ऐसे यहाँ इंडिया का बना के। ये भी एक तरीका होता है, वो प्रेजेंटेशन का हो जाएगा। तो रिसोर्स एक्सेस होएगा पहला तो। फिर ट्रेड बताओ, कि हम लगभग 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते 2022 में ही कर दिया था। फिर इंडिया की इन्वेस्टमेंट, अफ्रीका तो नहीं करेगा, इंडिया ही करेगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ये उल्टा मत कर देना कि अफ्रीका इन्वेस्ट करवा रहा है इंडिया में, फट्टे मारेंगे तो इंडिया इन्वेस्ट करेगा थ्रू द लाइन ऑफ क्रेडिट, एलओसी के, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट कहाँ कहाँ पे दे रहे हैं, ये सब चीजें। फिर फोर्थ है कैपेसिटी बिल्डिंग, ये ह्यूमन एंगल दो थोड़ा अगेन, कि वहां पे हम डिफरेंट फैकल्टीज में अलग अलग जगह पे स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। आईटी में, हेल्थ एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इस पे का लगाओ ध्यान थोड़ा। कैपेसिटी बिल्डिंग से फिर इकोनॉमी जनरेट होती है, तो वो लिंक किया आपने ह्यूमन एंगल यहाँ पे भी। ह्यूमन एंगल मत छोड़ो आप कहीं पे भी। फिर ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। इवन जो अफ्रीका यूनियन का एजेंडा है 2063 का, उससे भी हम अलाइन कर रहे हैं अपने गोल्स को। तो आप दिखा रहे हो कि हम केवल आपका एक्सप्लॉइट करने नहीं आ रहे, हमें कोलैबोरेशन के उस पर आ रहे हैं, इसमें दोनों का म्यूचुअली बेनिफिट होगा। इसीलिए मैंने लास्ट में 3 कीवर्ड लिखे हैं, वो बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। तो फिर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जैसे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो गया, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हो गया। अब ये आपके वर्ड्स भी आ गया, चाहे पेपर 2 में भी आता है तो भी आप इनको यूज करोगे। और एक और रहेगा अफ्रीकन यूनियन एजेंडा 2063, उससे भी हम अलाइन करते हैं अपने आप को, ठीक है। फिर इस पे फिर भी कुछ चैलेंज आ रहे हैं। भाई बात समझो ना, क्यों पूछा है क्वेश्चन, ये रिसोर्स है उनके पास, सब चीज अच्छा है, पर फिर भी हम नहीं कर पा रहे ना उनके साथ टाई अप, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो चैलेंजेस क्या है। पर ये पूछा नहीं हुआ, इसलिए इट्स एन इम्प्लिसिट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो यू कैन प्रेजेंट दिस इन द डायग्राम। एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना सकते हो, ज्यादा स्पेस लिए बिना, बिकॉज इम्प्लिसिट है ये, एक्सप्लिसिटली पूछा नहीं है। फिर उसका वे फॉरवर्ड लास्ट में, और जब कंक्लूड करोगे तो ये वर्ड आना चाहिए हमें कि हमारा, क्योंकि हमने पूछा क्या से इकोनॉमिक स्पेस में इंडिया का क्या एंगेजमेंट होगा, इससे हमारे रिसोर्स सिक्योर होंगे, ठीक है। सिक्योर रिसोर्सेज, एनहेंस आपका ट्रेड, ये दो काम करने हैं हमें, रिसोर्स अपने सिक्योर करने हैं, तो ये कीवर्ड आने चाहिए कि सिक्योरिंग रिसोर्सेज, और ट्रेड बनाना है एनहेंस ट्रेड, और थर्ड आएगा म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। ये वाले वर्ड आने चाहिए कंक्लूजन में। तो ये आपको समराइज कर दिया पूरा आपने। वो एक लेवल का होता है, उससे ऊपर थोड़ा आप बता सकते हो, सिक्योरिटी फ्रॉम द चाइना, फिर उस एंगल डाल एक अगर एक्सप्लेनेशन करते हो डायग्राम के अंदर, तो वो एक हायर लेवल का एग्जाम वो डायग्राम होता है। उसमें मान लो अगर आधा नंबर मिलना था, वहां पे 1 नंबर मिलेगा तुमको। जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो करते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बता दो, ताकि सिक्योरिटी किसका थ्रेट, वो बताना पड़ेगा ना। एनवायरमेंट किसका थ्रेट, टेक्नोलॉजी कौन से, तो एक लाइन या एग्जाम्पल नीचे डाल दो, वो एक बेटर है। पर इसको क्योंकि अगेन इम्प्लिसिट है, तो साइड में डायग्राम से काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पे एक चाहे तो चैलेंज डायग्राम बना दो, यहाँ पे एक फ्रूट लिख दो, अगर स्पेस यूटिलाइजेशन प्रॉपर करनी है तो भी काम दो। पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले, ये समराइज कर रहे हैं हमारा रिलेशनशिप कैसे होगा, ठीक है। चलो, आप अपने आंसर को खुद पढ़ के देखा करो, फिर मॉडल आंसर देखा तो आपको खुद ही लग जाएगा क्या चीज आनी चाहिए थी जो मैंने मिस की है। ठीक है, ये मेजर हॉट डेजर्ट्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड द वेस्टर्न साइड। ये बेसिक क्वेश्चन है, प्री में कई बार कर चुके हैं, है ना। मैंने मॉडल आंसर दे रखा है, उसको पढ़ लेना, और विद एग्जांपल दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ऑफ शोर विंड्स है, कोल्ड करंट है, बेसिक क्वेश्चन है ना। बहुत बार हम प्री में भी कर चुके हैं, इसको अवॉइड करेंगे अभी फिलहाल। घर पे आप कर लेना इसको प्रैक्टिस। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज। इसको अच्छे से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। जस्टिफाई विद द एग्जांपल, 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स। ये क्वेश्चन मैं चेक करूंगा सबका कि कैसे आपने समझा है क्वेश्चन को, इसमें अंडरस्टैंड अच्छे से करना है। क्वेश्चन को गलत नहीं समझना है, 3 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आने वाली 7 मिनट भी खराब है फिर।
आप ये समझो सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको डेजर्टिफिकेशन पता है वर्ड, आपको क्लाइमेट बाउंड्रीज बायोम्स ये वर्ड पता है। यूपीएससी ने इन दोनों को लिंक किया है। तो आप सोचो सीधे आ जाएगा डेजर्टिफिकेशन या क्लाइमेट बायोमेट्री बायो, वो नहीं आएगा। टॉपिक को लिंक करेगा, वही सीखना है आपको, वही डेवलप करना है। जितने क्वेश्चन आप यूपीएससी के लिख लेते हो आपका डर खत्म हो जाता है। और वो डर खत्म हो गया, फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है कैसे आपको ब्रेक करना है क्वेश्चन को। इतनी ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, रोज इतने आंसर आप लिख रहे हो। ये प्रोसेस ही अपने आप में बहुत रिग्रेस है, इसको फॉलो कर लोगे ढंग से तो डर तो पूरा ही खत्म हो जाएगा।
और चलो, पहले तो आप डेफिनेशन दे दोगे, ठीक है ना, एज पर यूएनसीसीडी। ये कुछ हट गया, यूएनसीसीडी या फिर और कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई डेटा रिपोर्ट, किसी के अकॉर्डिंग दे दोगे। फिर आप स्प्रेड बता सकते हो, किन किन एरियाज में स्प्रेड है, ठीक है। फिर आप बताओगे अलग अलग क्यों भी पूछा गया है, क्लाइमेट बाउंड्रीज को ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्लाइमेट बाउंड्रीज आप ट्रॉपिकल रीजन लोगे, फिर टेम्परेट रीजन लोगे, और फिर अपना पोलर और सब पोलर। तो आप ये बताओगे भाई, एक ट्रॉपिकल में नहीं है, सब जगह पे है। फिर ट्रॉपिकल में बताओगे कहाँ कहाँ पे है, साहिल रीजन में बताओगे उसके क्या रीजंस है, एक्सप्लेन कैसे करोगे, रीजन बताओगे साहिल रीजन में क्या क्या रीजन है, और एक वहां पे मैप बता दोगे कहाँ कहाँ पे डेजर्टिफिकेशन स्प्रेड हो रखा है। फिर आप आओगे राजस्थान, मतलब एक या दो एग्जाम्पल ट्रॉपिकल से, एक दो एग्जाम्पल आपके टेम्परेट से, ठीक है, जैसे सेंट्रल एशिया हो गया यहाँ पे, सेंट्रल एशिया। और दूसरा आपका ये हो गया आपके ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे इनका मैप डायग्राम क्या रीजन्स थे यहाँ पे, तो दो टेम्परेट से बता दिए, फिर दो पोलर और सब पोलर से। तो यहाँ पे आर्कटिक टुंड्रा हो गया साइबेरिया में, और दूसरा मंगोलिया हो गया। फिर इसमें आपके तीन रीजन हो गए। उसके बाद आप बताओ फोर्थ नंबर पे कुछ ह्यूमन इंड्यूस भी फैक्टर्स हैं, यहाँ पे भी ह्यूमन एंगल डलेगा जिससे डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। और उसमें आप डाल देना अमेजोन बेसिन का, ठीक है, वहां पे भी जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अमेजोन का एग्जाम्पल डाल दिया आपने। तो ये आपने बताया कि कैसे क्लाइमेट बाउंड्रीज के अक्रॉस डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मैप और एग्जाम्पल के और रीजन के थ्रू। यहाँ पे तीन कीवर्ड है, मैप कहाँ कहाँ पे है, लोकेशन के एग्जाम्पल और आपके रीजंस। फिर लास्ट में क्योंकि प्रॉब्लम है तो आप बताओगे क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, वो कॉमन होंगे जो डेजर्टिफिकेशन को आप ठीक कर सकते हो। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे इसमें आप इंडिया का सॉइल हेल्थ कार्ड भी डाल सकते हो। तो वो एक ही पॉइंट बार बार जगह यूज हो रहा है कि वहां पे तो एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और जो इंडिया ने कोई मेजर लिए हैं, है ना। डेजर्टिफिकेशन कॉमन है, चाहे मैपिंग हो, चाहे आपका लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी वाली बात हो, वो सारे पॉइंट्स आएंगे आपके, ठीक है। एफोरेस्ट्रेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस। तो अगेन जो डेजर्टिफिकेशन को कर्व करने के लिए प्रैक्टिस है वो लास्ट में वे फॉरवर्ड में लिख देना। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, 7 और 8 हो गया। कल करेंगे हम 9 और 10। अभी जितना हो सकता है फटाफट दो दो करके कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कल होगा टेस्ट आपका 9 और 10 का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, करो शाबाश।